जीत टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं एंड अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए एंड अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए। आप अपने सुझाव भी मुझे लिख सकते हैं एंड आप मुझे ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो बहुत बार रिपीट होने के बाद मैं आज आपकी रिकमेंडेशन पे एक वीडियो बना रही हूँ कि कैनेडियन स्टैंडर्ड रेज़्मे कैसे बनाते हैं एंड आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूँगी जो आप अपनी रेज़्मे में ऐड कर सकते हैं एंड आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जब अपनी रिज़्यूमे बनाते हैं, इंडिया में जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए देते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हैं। तो आप जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए अपना रिज़्यूमे भेजते हैं, तो उसमें आपको इस बात का बिल्कुल ख़्याल रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर आपको ही क्यों सिलेक्ट करे। आपके अंदर ऐसी कौन-सी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ऐसी कौन-सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो आपके रिज़्यूमे देखें एंड आपको जो है वो जॉब ऑफ़र करें। एंड आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानगी होगी कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे वर्क परमिट के लिए या आप रिज़्यूमे भेजते हैं किसी काम के लिए, तो उसी पूल के अंदर हज़ारों जो हैं रेज़्मे होते हैं, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होता है एंड एक्चुअली आपके रिज़्यूम को क्यों देखें एंड वो इतने ज़्यादा रिज़्यूम्स को इतने लिमिटेड पीरियड में सिलेक्शन करना होता है उनको, तो उनके पास सिर्फ़ 7 सेकंड्स का टाइम होता है आपके रिज़्यूम को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि आप ऐसा कौन-सा अट्रैक्शन अपने रिज़्यूमे में ऐड करें कि वो जो है उनकी नज़र आपके रिज़्यूमे पे पड़े और वो 7 सेकंड्स आपके ऊपर जो है स्पेंड करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन 7 सेकंड्स में आपको अपने रिज़्यूमे कैसे क्लिक करवानी है कि वो उनकी नज़र आप पे पड़े। तो सबसे पहले जो है आपको इस बात का ख़्याल रखना है रिज़्यूमे बनाने से पहले कि रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयर क्या माँग रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप सिर्फ़ उतना ही लिखें। आपको बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ भर के बहुत सारे पेजेस का रिज़्यूमे नहीं बनाना है। आपको अपना रिज़्यूमे लिमिटेड करना है, हो सके तो 1 या सेकंड पेज तक आना है, उसके ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके रिज़्यूमे इतने बड़े हैं, तो किसी की भी नज़र आपके रिज़्यूमे पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे क्वांटिटी होगी, तो वहाँ पे वो क्वालिटी देखेंगे एंड उन्हीं लोगों के ऊपर नज़र पड़ती है, जो कि बहुत ही डिसेंट, शॉर्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव रिज़्यूमे लिखते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कि हम इंडिया में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ये ख़्याल रखना है कि जब हम अपना नाम लिखते हैं, सबसे पहले रिज़्यूमे के ऊपर नाम आता है, तो वो नाम इतने बड़े होते हैं, कुछ लोगों के फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम होते हैं। तो इतने बड़े नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेम को सिर्फ़ शॉर्ट में लिखिए, आपका फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, ताकि एम्प्लॉयर आपका नाम जान सके कि आपका नाम है क्या। वो इतने सा लंबा नाम जो है, बहुत ही ज़्यादा फादर, ग्रैंडफ़ादर, मदर का नाम जो ऐड होता है, उसकी उनको आदत नहीं होती। आपके बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं एंड जो आपका रिज़्यूमे है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंस एंड आपके जो है वर्क स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको उसमें सिर्फ़ वही चीज़ें लिखनी है जो कि आपके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे एंड आपको एक चांस दे वहाँ पे जॉब दिलाने के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चीज़ हो गया नाम। नाम के नीचे हम लिखते हैं अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, व्हाटएवर इट इज़। तो जब एड्रेस की बारी आती है, तो कुछ लोग इतना लंबा एड्रेस लिखते हैं, होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, ऑफ़िशियल एड्रेस एंड प्रेज़ेंट एड्रेस। तो उतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना करंट एड्रेस लिखें, जहाँ पे आपको लेटर मिल सके, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल सके, आपसे कॉन्टैक्ट हो सके। एंड दूसरी चीज़ होती है, जब फ़ोन्स की बारी आती है, कॉन्टैक्ट्स की बारी आती है, तो आप लिखते हैं ऑफ़िस का नंबर, लैंडलाइन नंबर, होम नंबर, मोबाइल नंबर एंड मोबाइल नंबर। बहुत सारे नंबर आप लिखते हैं।
तो उसमें वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आप एक्चुअली अवेलेबल कौन से नंबर पे होंगे। तो जो फ़ोन नंबर आपके पास होगा, आप उसी को वहाँ पे लिखिए जिससे आप रिस्पॉन्स कर सकें, चाहे आप कितने भी बिज़ी हैं लाइफ़ में। दुनिया को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं। आपने होम एड्रेस दे दिया एंड वहाँ पे अगर आपका कॉल आया, आप अवेलेबल नहीं थे या वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, घर में बातचीत थी, शोर था किसी चीज़ का, तो वो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन होगा। जिस जगह पे, जिस नंबर पे आप अवेलेबल हों, आप वही नंबर दीजिए। अगर आप बिज़ी हैं तो अपना आप वॉइसमेल पे छोड़ सकते हैं ताकि आप उन्हें दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकें। एम्प्लॉयर आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, अगर आप अवेलेबल नहीं हुए तो वो दोबारा आपको ढूँढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ होंगे। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि यू हैव टू थिंक प्रॉपरली व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। आपको ये बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी जिससे आपके रेज़्यूमे लेंथी बने, आपके जो है चांस ही ना आए रीड करने का। आपको बहुत ही लिमिटेड स्टफ़ उसमें लिखना है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव वाला लिखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने इंडिया में हम ये लिखते हैं कि लैंग्वेज नोन, कि आपको कौन से लैंग्वेज आते हैं, उसमें आप लिखते हैं हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, पंजाबी एंड इंग्लिश, ऐसा लिखते हैं। एंड जब आपको ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करना है तो आपको लैंग्वेज नोन लिखना है, इंग्लिश एंड फ्रेंच अगर आप कनाडा के लिए लिख रहे हैं। आप अगर किसी भी कंट्री के लिए लिख रहे हैं, आपको अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। ओनली वो, आपका पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, हिंदी, मराठी ये सब कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप एक तो स्पेस सेव करेंगे एंड बहुत ही डिसेंट वर्ड आपको मिलेंगे लिखने के लिए जो एम्प्लॉयर को चाहिए, अट्रैक्ट करे। एंड उसके बाद में होता है कि आपका जो है ऐसी कौन-सी चीज़ आप लिखें कि सबसे पहले आपकी उस चीज़ पे नज़र आए। तो कुछ जगह पे हम अपने रेज़्यूमे स्टार्ट करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन स्किल्स के साथ। तो आपको अगर ऑफ़र चाहिए किसी जॉब के लिए इंटरनेशनल एम्प्लॉयर से, तो आपको अपना रेज़्यूमे स्टार्ट करना पड़ेगा आपके अकम्प्लिशमेंट से, कि आपके क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं, आपके क्या आपने अचीवमेंट्स हैं, आपने अपनी लाइफ़ में क्या अचीव किया। अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एम्प्लॉयर का खींच सकेंगे आपको रीड करने के लिए। तो अगर आपने पहले जैसे ये स्टार्ट करना है कि यू हैव accomplished these many things in your वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है या फिर अकम्पलिशमेंट है या अचीवमेंट्स है, तो उसमें आप लिखते हैं यूर डेजिग्नेशन जो आपका करंट होता है कि आप सेल्स मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं, जो भी आपका है आपको वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो आपकी करंट पोजीशन होती है। तो आप एरिया मैनेजर, चीफ मैनेजर ऐसा लिखने की बजाय अगर आप अपना रेज़्यूमे ये सोच के लिखेंगे कि यू हैव वर्कड फॉर व्हिच कंपनी। अगर आपने मान लीजिए कि आप इन्फोसिस में काम करते हैं, तो आप अपने डेज़िग्नेशन, अपनी पोज़ीशन के के को छोड़ के आप कंपनी का नाम लिखिए कि आपने इस कंपनी के लिए यहाँ पे काम किया। सपोज़ आपकी कंपनी है इन्फोसिस, तो आप कंपनी का नाम लिखिए लेफ़्ट साइड से, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसको नहीं मालूम कि आपने किस कंपनी में काम किया, आपका क्या डेज़िग्नेशन था, आपकी क्या पोज़ीशन थी, आपके क्या ड्यूटीज़ थे, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे एंड जिस फ़र्म में, जिस कंपनी में, जिस जगह पे आपने काम किया वो क्या स्टैंडर्ड की थी। तो अगर आप अपने डेज़िग्नेशन लिखते हैं, तो इस चीज़ से ये भी एम्प्लॉयर के माइंड में आता है कि यू आर लुकिंग फॉर द अचीवमेंट्स, लाइक यू आर लुकिंग फॉर द पोज़ीशन, आपकी पोज़ीशन के पीछे आप हैं, आपको उस चीज़ का मतलब है, आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं आपके अकम्प्लिशमेंट में, तो आपकी जिस कंपनी में आपने काम किया है, वो कंपनी का नाम लिखिए, उसे हाइलाइट कीजिए एंड उसके बाद में कंपनी क्या है। अभी मुझे नहीं मालूम आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपने कंपनी का नाम लिख दिया, अगर मुझे पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपनी के अंडरनीथ आपको लिखना है कंपनी का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में कि ये कंपनी, दिस एंड सो एंड दिस इज़ स्पेशलाइज्ड
इन जो भी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट, जैसे मैंने इन्फोसिस कहा। एंड अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हैं तो उसके कंपनी के गोल क्या है, कि व्हाट इज़ दैट कंपनी फॉर, कि वो क्या है एक्चुअली कंपनी, तो उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिख के हाईलाइट करना है। उसके बाद में आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है, आपके जो वहाँ पे पोजीशन है एंड आपने किस ईयर से किस ईयर तक काम किया है, आपको वो लिखना है। एंड फिर वो लिखने के बाद आपको ये बात ज़रूर बतानी है कि आपने क्या अकम्प्लिश किया, आपकी क्या अचीवमेंट्स थे उस ड्यूरेशन में, आपने कंपनी को क्या फ़ायदा करवाया, कंपनी को किस ग्रोथ में आप लेके गए, कितने % आपने ग्रोथ करवाया। एंड उसके बाद आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आपके काम करने से पहले कंपनी का ये था ग्रोथ रेट, एंड आपकी वजह से उन्हें इतने क्लाइंट्स मिले अगर आप मार्केटिंग में हैं, एंड आप की वजह से जो भी कंपनी को बेनिफिट हुए हैं आपको वहाँ पे वो मेंशन करने हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है जो न्यू एम्प्लॉयर को जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि हाँ, ये एक बेनिफिशियल एम्प्लॉयर है, हमें इसे हायर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ये चीज़, अगर आपका एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा कंपनी में है तो आप फिर से वैसे ही आप कंटिन्यूज़ कीजिए उसको, कि कंपनी का नाम एंड उसके नीचे कंपनी की डिस्क्रिप्शन एंड कंपनी किस लिए है, एंड आपके डेजिग्नेशन क्या था, आपके ड्यूटीज़, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड आपने क्या बेनिफिट दिया कंपनी को, आपकी वजह से क्या ग्रोथ हुआ कंपनी को। क्योंकि हर एक मालिक जो होता है वो ग्रोथ चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कंपनी स्टेडीली ग्रोथ करे एंड उसको लॉसेस ना हो एंड वो कंपनी हेल्दी रहे। एंड वो ऐसे एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं जो कम से कम पैसे में उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे एंड उसकी कंपनी को टॉप में लेके जाए। ऐसे एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत होती है। तो आप एम्फेसाइज करें उन्हीं वर्ड्स को एंड उन्हीं चीज़ों को जो कि एम्प्लॉयर को हाईलाइट करें, आपको रिज्यूम में जो है टाइम स्पेंड करने के लिए अट्रैक्ट करें। तो जैसे कि हमने देखा है कि हम अक्सर कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, और जिस चीज़ के लिए आप स्पेसिफिकली आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है एंड जो आपको नॉलेज नॉन है वो आप लिख सकते हैं बीटेक एमटेक इन सो एंड उसमें बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म होते हैं। आई नो जावा, सी हैश, डॉट नेट एंड सो मैनी अदर काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म जो होते हैं कि लैंग्वेज, हमें इतने लैंग्वेजेस आते हैं सॉफ्टवेयर में, उसमें उतने, चाहे आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट हैं, तो भी उसमें उतने हाईलाइट आप मत कीजिए। आप उतना देखिए कि अगर जावा प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं, सी मांग रहे हैं, डॉट नेट मांग रहे हैं, या जिस चीज़ का वो मांग रहे हैं आप उसी को हाईलाइट कीजिए कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना पर्टिकुलर वो बताइए। जब आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी तो आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं नीचे लास्ट में। पर बहुत सारी बार आप अपने बहुत सारा लेंथी रेज्यूमे ना बनाएं, उसे आप लिमिटेड कर दें कि आपने अगर बीटेक किया है तो बीटेक में बहुत कुछ टाइप के स्टडीज़ आपने किए होंगे, बहुत सारे लैंग्वेज सीखे होंगे, थियोरीज होगा, प्रैक्टिकल, तो सभी के बारे में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंस में हैं तो ओरेकल, डीबीए, फाइनेंशियल, ये वो सारा कुछ, आप अकाउंटिंग में हैं, अकाउंट्स में हैं तो आप सीए हैं तो आपको बहुत कुछ आता है। तो आपको ये देखना है कि जॉब की क्या डिमांड है, क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एजुकेशन है, तो भी आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट because you have this as in your qualification list and this is as your experience list. So you have to choose the good and short words. एंड अगर आप शेफ़ हैं तो आपको बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, यू सिंपली राइट द शेफ़ इन विच ट्रेडिशन। इफ़ यू आर कॉन्टिनेंटल, यू आर मुगलाई, यू आर चाइनीज़, यू आर अमेरिकन, वॉट एवर इज़ योर स्पेशलाइजेशन, you have to write. Don't write you know these things. If they are looking for the specific field, you have to emphasize on the specific unit, not all that you know. So ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो उसके बाद में आता है you have to choose very good words, and you should know what is your position you are applying for and what is the requirement for the education. So you have to check all these things before writing so many huge things in that. And next thing जो है employment
एम्प्लॉयर आपको क्यों सिलेक्ट करे, क्योंकि वो यही चाहेगा कि आप उसे क्या बेनिफिट देंगे। आपके फ़ोटो उनको नहीं चाहिए। कुछ लोग रेज़्यूमे पे फ़ोटो लगाते हैं, आपकी फ़ोटो, आपके कलर, आपके जेंडर, आपकी सिटीज़नशिप, किसी चीज़ से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे, जो हमारी कंपनी का ग्रोथ करे एंड कंपनी के एक्सपेंसेस को लिमिट करे। जैसे कि हर बंदा यही चाहता है, हर कंपनी यही चाहती है कि कम से कम खर्चे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एंड एक ऐसा मल्टीटास्कर आदमी होना चाहिए जो हमारी कंपनी को ग्रोथ की साइड लेके जाए। तो वो चीज़ आप में ढूँढेगा, तो वो चीज़ आपको अपने वर्ड्स में, आपके रेज़्यूमे में मेंशन करनी है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तभी वो आपको हायर करेंगे। एंड यू जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, वो आप बुलेट पॉइंट के साथ हाईलाइट करें ताकि वो देखने में ईज़ी रहे। एंड ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऐड ना करें। शॉर्ट लाइन्स में ही उन्हें जो है फिनिश करने की आप कोशिश करें। एंड आपके एक्सपीरियंस, आपके एजुकेशन अब जो है नीचे आएगा। अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने डेज़िग्नेशन नहीं लिखना, आप कंपनी का नाम लिखें, क्योंकि उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर ये ढूँढने की कोशिश करता है कि इसने इस कंपनी में काम किया है और वो कंपनी का स्टैंडर्ड क्या था, उस कंपनी का ग्रोथ रेट क्या था, वो कंपनी मतलब कितनी वर्थ की कंपनी है। अगर आप उस रेप्यूटेड कंपनी में काम करके इनकी कंपनी में काम करने आए हैं, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि आपका वर्किंग स्टैंडर्ड हाई है, आपके क्वालिफ़िकेशंस हाई हैं, आपको जो है वहाँ पे आपने जो अकम्प्लिश किया है, आप उससे ज़्यादा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन साइड में लिखना ना भूलें। पहले कंपनी की डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके बाद आप डेज़िग्नेशन एंड अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट करें, ताकि ये एक बहुत ही बड़ा जो है प्लस पॉइंट होगा आपको चूज़ करने के लिए कि रेप्यूटेड कंपनी है एंड आपके स्टैंडर्ड भी अच्छे होंगे एंड ये स्टैंडर्ड आप जो है हमारी कंपनी में फॉलो करेंगे। एंड उसके बाद में जब आता है आपका क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि कई कंट्रीज़ में आपको पहले क्वालिफ़िकेशन लिखने पड़ते हैं। जैसे आप इमिग्रेशन के असेसमेंट के लिए लिखते हैं, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन पहले लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स ऐड होंगे, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशंस भी पहले लिख सकते हैं। पर जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले अपना अकॉम्प्लिशमेंट लिखिए, उसके बाद आप जॉब लिखिए, अपने क्वालिफ़िकेशन लिखिए, क्योंकि ऐसा अक्सर हो सकता है आपके क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, वो पसंद ना आएँ कंपनी को एंड वो आगे रिज्यूम पढ़े ही ना। अगर आपकी अकम्प्लिशमेंट उन्हें पता चल गई आपके एंड आपकी कंपनीज़ जो जहाँ पे आपने काम किया है वो रेप्यूटेड हैं, तो आपके जो चांसेस हैं वो जॉब के ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप अपने क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे नीचे, तो आप अपना हाई स्कूल, आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, आप ईयर एंड नेम के साथ लिख सकते हैं। उसके साथ लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने क्या वॉलंटियरिंग वर्क किया है, किस टाइप का वॉलंटियरिंग वर्क था, या आपने किसी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए काम किया है, या आपने सोशल वर्क किया है, किसी भी टाइप का सोशल हेल्प किया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, आप सोसाइटी की एंड कंट्री की भी हेल्प करना चाहते हैं, आप उसके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये जो सोशल वर्क हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। सर्टिफाइड कोर्सेज़ होते हैं, आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, आपके पास प्रूफ होते हैं, आपकी वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो वो भी आप उसे ऐड कर सकते हैं लास्ट में, बट नॉट द लीस्ट। सो आपकी रेज़्यूमे लिमिटेड होनी चाहिए, हो सके तो एक ही पेज में। अगर आपकी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं तो सेकंड पेज पे आएंगे, अदरवाइज़ उसको वहीं पे आप लिमिट करने की कोशिश करें। आपको अब ये बात का ये एहसास हो गया होगा कि आपको क्या लिखना है और क्या आपको नहीं लिखना है। आपको ये कोशिश नहीं करनी कि आप बड़े से बड़ा, लंबे से लंबा, लेंथी रेज़्यूमे लिखें। आपको अच्छे वर्ड्स,
शॉर्ट रेज़्यूमे लिखना है ताकि लोग आपको रेज़्यूमे पढ़ें, क्योंकि सिर्फ 7 सेकंड का टाइम होता है एक रेज़्यूमे को सिलेक्ट करने का। उस 7 सेकंड में आपके हाइलाइटेड पॉइंट ही चेक करते हैं, जिन पे उनकी नज़र पड़ेगी, तो आपका सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प हुई होगी कि आप अपनी रेज़्यूमे कैसे लिखें। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।